हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, सुपर हिट फास्ट वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए। गरबा से के सुपर हिट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आने वाली शिफ्ट में यहाँ से पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि नर जनन तंत्र आपसे पूछ चुके हैं। अब मादा जनन तंत्र, गर्भवती महिला, ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये एक टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब जिसको आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिलीवरी के दौरान जो महिला होती है, डिलीवरी के दौरान महिला को किस स्थिति में रखा जाता है? डिलीवरी के दौरान महिला को किस स्थिति में रखा जाता है? लिथोटॉपी स्थिति में रखा जाता है। पेट को थोड़ा सा ऊपर करके, पैर को नीचे करके, इस प्रकार से महिला को रखा जाता है। ठीक है, लिथोटॉमी स्थिति में महिला को रखा जाता है डिलीवरी के दौरान, इससे कि थोड़ा सा प्रेशर बनता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिलीवरी के दौरान स्त्री को किस स्थिति में रखा जाता है? लिथोटॉमी स्थिति में रखा जाता है। माता को गर्भ में हलचल कब पता चलती है, जिसको क्विकनिंग कहते हैं? ये क्विकनिंग कब पता चलती है? माता को 16 से 20 सप्ताह में। माता को गर्भ की हलचल सबसे पहले कब पता चलती है? तो माता को गर्भ की हलचल जो सबसे पहले पता चलती है वो 16 से 20 सप्ताह में चलती है। कितने? 16 से, मतलब दूसरी तिमाही के लगभग माता को एहसास होता है कि हाँ, उसके बच्चा उसको या तो पैर मार देता है या कोई ऐसी हलचल कर देता है, तो उसको पता चलता है कि उसके पेट में कुछ है। तो इसको बोलते हैं हम क्विकनिंग। क्या बोलते हैं? क्विकनिंग बोलते हैं, जब माता को गर्भ की हलचल पता चलती है। अगला क्वेश्चन है, एमसीएच माता और बच्चों के लिए उपचारात्मक और पुनर्वास सुविधा देखभाल है, यह किसने परिभाषा दी है? तो एमसीएच जो होते हैं वो माता और बच्चों के लिए एक मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, जिसको हम बोलते हैं, एक पुनर्देखभाल होता है। इसकी परिभाषा किसने दी है? तो इसकी ये जो परिभाषा दी है वो दी है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन को हम क्या बोलते हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन को हम बोलते हैं विश्व WHO बोलते हैं। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी और ये जो है जेनेवा में इसका मुख्यालय। टेड्रोस इसके मुख्य निदेशक हैं और जेनेवा में इसका मुख्य मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सहेली गर्भ निरोधक के बारे में सही है? इसको महीने में एक बार लेना चाहिए, इसको सप्ताह में एक बार लेना चाहिए। तो इसको याद रखना, इसको सप्ताह में एक बार लेना चाहिए। सहेली गर्भ निरोधक गोली है, उसको कितने में एक बार लेना चाहिए? सप्ताह में एक बार लेना चाहिए सहेली गर्भ निरोधक गोली को। सहेली गर्भ निरोधक जो गोली है वो एक ऐसी गोली है जिसमें स्टेरॉइड नहीं होता है और ये इसको सप्ताह में एक बार लेने की सलाह दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक गोली क्या होती है? जो कोई भी गर्भ निरोधक गोली बनती है तो उसमें क्या करते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का संयोजन करते हैं। तो गर्भ निरोधक गोली क्या होती है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो संयोजन होता है वही गर्भ निरोधक गोली होती है। गर्भ निरोधक गोली मतलब क्या? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो संयोजन होता है वो गर्भ निरोधक गोली कहलाती है। उन महिलाओं के लिए गैमीटेंट्रोफैलोपियन ट्रांसफर या गिफ्ट तकनीक की सलाह दी जाती है जो निषेचन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान नहीं कर सकती, जो डिंब उत्पन्न नहीं कर सकती, जो भ्रूण को गर्भाशय के अंदर नहीं रख सकती। तो जो डिंब मतलब जिन महिलाओं को अंडोत्सर्ग नहीं होता है, जिनके अंडाणु नहीं बनते हैं, उनको गिफ्ट तकनीक की सलाह दी जाती है। गिफ्ट तकनीक मतलब गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। अगला क्वेश्चन है, निषेचित अंड युग्मनज में कहाँ प्रत्यारोपित हो जाता है? तो निषेचन के लगभग 7वें दिन, 6वें से 7वें दिन जो गर्भाशय में युग्मनज होता है प्रत्यारोपित हो जाता है। कहाँ पर? गर्भाशय में प्रत्यारोपित हो जाता है। जब बच्चा 2 गर्भाशय के साथ पैदा होता है, कभी कभी बच्चा 2 गर्भाशय, उसके 2 गर्भाशय होते हैं, उसी के साथ वो पैदा होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे डिडेले फिश गर्भाशय कहा जाता है। उसे कौन सा गर्भाशय कहते हैं? उसे डिडेल फिश गर्भाशय बोलते हैं। जब बच्चा 2 गर्भाशय के साथ पैदा होता है तो उसको कौन सा गर्भाशय बोलते हैं? उसको डिडेल फिश गर्भाशय बोलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, डिडेल फिश गर्भाशय। अगला है, किस तकनीक के द्वारा डॉक्टर गर्भाशय के अंदर की तस्वीर लेता है और फेलोपियन ये पता करता है कि फेलोपियन ट्यूब खुली है या नहीं खुली है? हिस्टेरोस्कोपी एक तकनीक होती है जिसके अंतर्गत गर्भाशय की तस्वीर ली जाती है। फेटोस्कोपी भी एक उपकरण होता है जिसमें अंदर जो होती है गर्भावस्था की अंदर की तस्वीर ली जाती है कि कहीं शिशु में कोई प्रगति हो रही है, किस प्रकार से हो रही है, अम्नियोटिक द्रव्य या मात्रा क्या है। फोटोस्कोपी में भी प्रकाश डाला जाता है। गर्भाशय और गर्भाशय की ग्रीवा को, गर्भाशय को भी हटाना और गर्भाशय की ग्रीवा को भी हटाना ऑपरेशन द्वारा, ये प्रक्रिया कौन सी कहलाती है? ये हिस्टेरेक्टोमी कहलाती है। गर्भाशय को और गर्भाशय की ग्रीवा को हम क्या बोलते हैं? सर्विक्स बोलते हैं।
गर्भाशय की ग्रीवा को हम सर्विक्स बोलते हैं। तो जब गर्भाशय और गर्भाशय की ग्रीवा को ऑपरेशन द्वारा हटाया जाता है तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? हिस्टोरेक्टोमी कहलाती है। गर्भाशय और गर्भाशय की ग्रीवा को ऑपरेशन द्वारा हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हिस्टोरेक्टोमी कहलाती है। अगला है, टिटनेस के पहले और दूसरे टीके के मध्य कितना अंतराल होना चाहिए? गर्भावस्था के मतलब टिटनेस का जो टीका लगाया जाता है, एक लगाया जाता है TD1 और दूसरा लगाया जाता है TD2। जैसे ही पता चलता है कि महिला गर्भवती है तुरंत लगा देना चाहिए TD1 और उसके लगभग 4 सप्ताह बाद TD2 लगा देना चाहिए। उसके लगभग कितने 4 सप्ताह बाद TD2 लगा देना चाहिए। TD1 और TD2 के बीच कितना गैप होना चाहिए? 4 सप्ताह का गैप होना चाहिए। लेकिन यदि महिला एक महिला पहली बार गर्भवती नहीं हुई हो और पहले भी बच्चे को जन्म दिए हुई हो, पहले और दूसरे बच्चे के बीच में जो अंतर हो वो 4 साल से कम हो, जो पहले और दूसरे बच्चे के बीच अंतर हो वो 3 साल से अगर कम होता है अंतर, तो फिर TD1 और TD2 नहीं लगाई जाती है। उसकी जगह पे क्या लगाया जाता है? बूस्टर टीका लगाया जाता है। लेकिन अगर 3 साल से ज़्यादा होता है तो फिर TD1 और TD2 दोनों ही लगाया जाता है। स्तन काल के प्रथम 6 महीने में महिला रोज कितना दूध सीक्रेट करती है? स्तन काल के प्रथम 6 महीने में महिला लगभग 600 ml दूध सीक्रेट करती है और लगभग उसको 600 ही किलो कैलोरी एक्स्ट्रा आवश्यक होता है। 600 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा आवश्यक होता है और वो लगभग 600 ml दूध सीक्रेट करती है और लगभग उसको 59 से 60 ग्राम प्रोटीन आवश्यक होता है। मतलब 13 ग्राम पहली तिमाही में लगभग 19 ग्राम और दूसरी तिमाही में 13 ग्राम अतिरिक्त आवश्यक होता है स्तनकाल के दौरान। स्तनकाल में महिला रोज कितना दूध सीक्रेट करती है? 600 ml दूध सीक्रेट करती है। किस सप्ताह के दौरान गर्भाशय का महिला को क्रिकेट बॉल के समान महसूस होने लगता है? 8वें सप्ताह में। 8वें सप्ताह में महिला को गर्भाशय ऐसा लगने लगता है, क्रिकेट बॉल के समान लगने लगता है। 8वें सप्ताह में महिला ये महसूस करने लगती है। किस सप्ताह में गर्भाशय के स्तन से एक पीले कलर का सीक्रेशन होता है? 12वें सप्ताह में। 12वें सप्ताह में गर्भावस्था में स्तन से एक पीले कलर का सीक्रेशन होने लगता है। अगला है, निषेचित अंडा क्या कहलाता है? निषेचित अंडे को हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। निषेचित अंडा क्या कहलाता है? ब्लास्टोसिस्ट कहलाता है। किस सप्ताह में गर्भाशय शिशु के सिर के बराबर हो जाता है? गर्भाशय शिशु के सिर के बराबर किस सप्ताह में हो जाता है? 12वें सप्ताह में। 12वें सप्ताह में गर्भाशय क्या हो जाता है? शिशु के सिर के बराबर हो जाता है 12वें सप्ताह में। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर की लिंक मिलेगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत अच्छे कोर्स लॉन्च करने वाली हूँ आप लोगों के लिए, तो सारे लोग व्हाट्सएप पर अपना नंबर सेव करा दीजिएगा तो जानकारी मिल जाएगी। इस एग्ज़ाम के बाद आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, कौन से एग्ज़ाम आ सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा हमने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है इसके लिए, आप वो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा जल्दी ही आपको हमारी एप्लीकेशन पर भी सारा डाटा मिलेगा और एप्लीकेशन पे भी आपको सारी जानकारी उपलब्ध रहेगी। एप्लीकेशन की लिंक और सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध करवा दूंगी। वहाँ पे ही सारा बैच उपलब्ध रहेंगे आपको। FSO की भी बैच वहीं पर ही उपलब्ध करवाए जाएंगे। ट्रिक के साथ वीडियो उपलब्ध करवाई जाएगी। टेस्ट सीरीज़ रहेगा, सारा कुछ आपको वहीं पर उपलब्ध रहेगा। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसके अलावा आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम ID है। अगर आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा। जिन लोगों का महिला सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम अप्रैल में है, मार्च एंड में है, तो वो लोग, अगर उनके पास नोट्स नहीं हैं, उन्होंने अभी नोट्स नहीं बनाए हैं या किसी कारण से तैयारी नहीं कर पाई है, तो वो हमारे MCQ प्लस टेस्ट वाला बैच ले सकते हो। उसमें सारे टॉपिक के MCQ आपको मिल जाएंगे। 399 चार्ज है। लेकिन अगर जिनको थ्योरी से पढ़ना पसंद है, जिनको ट्रिक वीडियो से पढ़ना पसंद है, तो वो हमारा थ्योरी प्लस MCQ प्लस टेस्ट प्लस ट्रिक वीडियो वाला बैच ले सकते हैं। इसमें सब कुछ मिलेगा। केवल अकेले टेस्ट देना है तो 199 में आप हमारा टॉपिक वाइज, हमारा कोई पर्टिकुलर एक टेस्ट नहीं होता है, टेस्ट चलते रहते हैं। अभी भी टेस्ट चल रहा है, सुबह भी प्रैक्टिस होती है, शाम को भी प्रैक्टिस होती है टेलीग्राम पर। तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा केवल ट्रिक वीडियो अकेले लेना है तो 199 ट्रिक वीडियो भी ले सकते हैं। किस सप्ताह में गर्भाशय शिशु के सिर के बराबर हो जाता है? 12वें सप्ताह में हो जाता है। सामान्य महिला के गर्भाशय का वजन कितना होता है? सामान्य महिला के गर्भाशय का जो वजन होता है वो 60 से 100 ग्राम होता है। 60 से 100 ग्राम होता है सामान्य महिला के गर्भाशय का वजन। सामान्य महिला का जो गर्भाशय होता है, यूटेरस होता है, उसका वजन 60 से 100 ग्राम होता है। और गर्भवती महिला जब लास्ट उसका समय आता है प्रसव का, तो उस समय उसका गर्भाशय का वजन 900 ग्राम हो जाता है। 20वें सप्ताह तक एमनियोटिक द्रव की मात्रा कितनी हो जाती है? 20वें सप्ताह तक एमनियोटिक द्रव की मात्रा 400 ml हो जाती है।
20वें सप्ताह तक एमनियोटिक द्रव की मात्रा कितनी हो जाती है? 400 ml हो जाती है। और ये सबसे ज़्यादा होती है 36वें 37वें सप्ताह में, करीब 1000 ml हो जाती है 36वें 37वें सप्ताह में। और अगर बात करें हम 40 सप्ताह के प्रसव के निकट आते ही इसकी मात्रा कितनी हो जाती है? इसके प्रसव के निकट आती है इसकी मात्रा लगभग 600 से 800 ml हो जाती है। एमनियोटिक द्रव एक झिल्ली होती है चारों तरफ से, जो भ्रूण को जो है चारों तरफ से इस प्रकार से घेरे रहती है, चोट वगैरह से बचाती है बच्चे को। अगला है गर्भाशय जो होता है वो कितने भागों से मिलकर बना होता है? गर्भाशय 4 भागों से मिलकर बना होता है। गर्भाशय कितने भागों से मिलकर बना होता है? 4 भागों से मिलकर गर्भाशय बना हुआ होता है। गर्भाशय का सबसे ऊपर व चौड़ा भाग क्या कहलाता है? फंडस कहलाता है। ये 4 भाग होते हैं गर्भाशय के, और इसमें सबसे ऊपर वाला भाग कौन सा कहलाता है? जो फंडस कहलाता है, जो इस प्रकार से होता है, जो ये उठा हुआ सा जो भाग रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? फंडस बोलते हैं। अगला है निषेचित अंडा गर्भाशय के किस भाग में प्रत्यारोपित होता है? निषेचित अंडा गर्भाशय के कार्पस ल्यूटियम में प्रत्यारोपित होता है। कहाँ पर? कार्पस ल्यूटियम में प्रत्यारोपित होता है। अगला है गर्भाशय का सबसे निचला हिस्सा क्या कहलाता है? गर्भाशय का सबसे निचला हिस्सा सर्विक्स कहलाता है। जब प्रसव होता है तो प्रसव का जो पहला चरण होता है, प्रसव के टोटल 4 चरण होते हैं। प्रसव के पहले चरण में सर्विक्स जो होती है, मतलब जो गर्भाशय की ग्रीवा होती है, वो 10 सेंटीमीटर तक फैलती है। मैक्सिमम इसका मतलब फैलने का कितना है? 10 सेंटीमीटर तक ये फैलती है। ठीक है फ्रेंड्स, एक मुझे कमेंट करके एक आंसर दीजिएगा कि कभी कभी क्या होता है कि प्रसव आने से बहुत समय पहले ही, 1-2 महीने पहले या 15-20 दिन पहले जो डेट दी जाती है उसके पहले ही गर्भाशय में संकुचन होना स्टार्ट हो जाता है। तो कहीं रक्त स्राव ना हो, कहीं बच्चा पहले ही बाहर ना आ जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, तो इसलिए डॉक्टर कुछ दवाई देते हैं जिसके कारण वो प्रसव संकुचन को रोक सके। उस दवाई का नाम क्या है? अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल करिए, गूगल में पता करिए कि प्रसव संकुचन को रोकने के लिए कौन सी दवाई, किस प्रकार की दवाई दी जाती है, तो उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये इसलिए मैं बोल रही हूँ, मैं भी हाल आपको बता दूंगी, मैंने तो कई वीडियो में बताया है आपको कई बार, लेकिन मैं अगर बता दूंगी तो आपको याद नहीं रहेगा, आप सर्च करोगे तो वो आपको याद रह जाएगा। तो गर्भाशय का सबसे निचला हिस्सा क्या कहलाता है? सर्विक्स कहलाता है। ये इस्थमस उसकी गर्दन होती है जो गर्भाशय के बिल्कुल पास में होती है। किस ट्राइमेस्टर में स्तनों में चुभन महसूस होने लगती है? प्रथम तिमाही जब होती है, प्रथम तिमाही होती है जब गर्भावस्था की, तो महिला के जो पहले से 3 महीने होते हैं, 3 ट्राइमेस्टर में बांटा होता है। पहली तिमाही में महिलाओं को स्तनों में चुभन सी महसूस होने लगती है। अगला है गर्भाशय कितनी परतों से मिलकर बना होता है? एंडोमेट्रियम जो होता है, पैरामेट्रियम जो होता है और मायोमेट्रियम जो होता है, 3 प्रकार की परत से मिलकर गर्भाशय बना हुआ होता है। गर्भाशय की सबसे बाहरी और सुरक्षित परत कौन सी कहलाती है? देखो, बाहरी कहलाती है पैरामेट्रियम, मध्य कहलाती है जो मांसल भित्ति होती है वो मायोमेट्रियम, और जो अंदर की भित्ति होती है वो क्या कहलाती है? एंडोमेट्रियम कहलाती है। ये 3 प्रकार की परत गर्भाशय में पाई जाती है। कौन सी परत बच्चों को बाहर धकेलने के समय सिकुड़ जाती है? मध्य परत जो रहेगी मायोमेट्रियम, मांसल गुच्छा रहेगा, उसी के अंदर बच्चा दबा हुआ रहेगा, तो यही जो होती है सिकुड़ जाती है जब बच्चा बाहर आता है और ये धकेलता है बच्चों को, जब धकेला जाता है तो यही ऐसी परत होती है जो सिकुड़ जाती है। गर्भाशय की कौन सी परत मासिक चक्र के दौरान गिर जाती है? गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम परत होती है वो मासिक धर्म चक्र के दौरान क्या होती है? गिर जाती है। गर्भाशय की कौन सी परत मासिक धर्म चक्र के दौरान गिर जाती है? तो एंडोमेट्रियम गिर जाती है। कौन सी? एंडोमेट्रियम जो परत है वो मासिक धर्म चक्र के दौरान गिर जाती है। कौन सी? एंडोमेट्रियम जो परत है। अगला है गर्भाशय की चौड़ाई कितनी होती है? गर्भाशय की चौड़ाई 2 इंच होती है। गर्भाशय की चौड़ाई कितनी होती है? जैसे कि उसका वजन 60 से 100 ग्राम होता है, ऐसे उसकी चौड़ाई कितनी होती है? चौड़ाई 2 इंच होती है। गर्भाशय की कितनी? 2 इंच चौड़ाई होती है। प्रसव के समय गर्भाशय का वजन कितना हो जाता है? प्रसव के समय गर्भाशय का वजन लगभग 900 ग्राम हो जाता है। सामान्य गर्भाशय क्या कहलाता है? देखो, सामान्य गर्भाशय एंट्रोवर्टेड कहलाता है, सीधा सीधा होता है। लेकिन रेट्रोफ्लेक्सिड क्या होता है? पीछे वाला, पीछे हो जाता है। गर्भाशय का क्या होता है? पीछे की ओर खिसकना। एंटीफ्लेक्स्ड मतलब होता है गर्भाशय ग्रीवा की ओर झुकना, और रेट्रोफ्लेक्स्ड मतलब होता है गर्भाशय का पीछे की ओर खिसकना। और ये सबसे खतरनाक स्थिति होती है, इसमें प्रसव डिलीवरी में बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न होती है। तो सामान्य गर्भाशय क्या कहलाता है? एंटीवर्टेड कहलाता है, और गर्भाशय का पीछे की ओर खिसकना क्या कहलाता है? रेट्रोफ्लेटेड कहलाता है। गर्भाशय का, ये देखो, गर्भाशय का पीछे की ओर खिसकना क्या कहलाता है? रेट्रोफ्लेटेड कहलाता है।
कौन गर्भाशय की सामान्य स्थिति है? एंटीवर्टेड और एंटीफ्लेक्स्ड, ये वाला गर्भाशय है तो वो सामान्य हो जाएगा। रेट्रोवर्टेड जहाँ भी आ जाएगा मतलब पीछे की ओर खिसकना, ये सारे ही गलत हो जाएंगे, अच्छी स्थिति नहीं होती है। गर्भावस्था का जो प्रसव का जो सामान्य होता है उसको हम यूटोसिया बोलते हैं। यूटोसिया, सामान्य जो प्रसव होता है उसको क्या बोलते हैं? यूटोसिया बोलते हैं। और जो असामान्य प्रसव होता है उसको डिस्टोपिया बोलते हैं। असामान्य प्रसव को क्या बोलते हैं? डिस्टोपिया बोलते हैं। मोस्टली लोगों के एग्ज़ाम हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों के एग्ज़ाम अभी बचे हुए, जिनका हो चुका है उनको ये टेंशन है कि कट ऑफ क्या जाएगा, और जिनका नहीं हुआ है उनको ये टेंशन है कि पेपर कैसा आएगा। देखो, जिनका लेट हुआ है कहीं से भी वो ऐसा नहीं है कि उन्हें एडवांटेज नहीं मिला हो, उन्हें सबसे ज़्यादा एडवांटेज मिला है। उन्हें पता चला है कि आपको एग्ज़ाम को कैसे करना है, किन टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना, वहाँ पे जाके टाइम लिमिट मतलब टाइमिंग मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पता चली हैं, स्पेशली उन स्टूडेंट के कंपैरिजन में जिनका पेपर हो चुका है। भले ही अब वो सरल आया हो, कट पेपर का लेवल सेम ही है, इधर उधर क्वेश्चन ही हो रहा है, टॉपिक सेम ही पूछा जा रहा है, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं पूछा जा रहा है, जैसे कि पटवारी में पूछ लिया गया था, टू द पॉइंट सिलेबस पूछा जा रहा है। जिन्होंने भी हर टॉपिक को अच्छे से कर लिया है, जिन्होंने कुपोषण अच्छे से पढ़ लिया, विटामिन अच्छे से पढ़ लिए, टीकाकरण अच्छे से पढ़ लिया, अधिनियम, योजना, मानव अंग है ना, उसके अलावा प्रबंधन में नेतृत्व, संचार, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से याद आया कि मैंने मॉर्निंग में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का मैराथन बना दिया है पूरा, उसमें मैंने विकलांगता अधिनियम भी करवा दिए हैं, देख लेना। इसके अलावा मैंने पंचवर्षीय योजना का भी पूरा का A to Z रिवीजन करवा दिया है, अगर वो भी नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा, वो भी मैंने मॉर्निंग में डाल दिया था। परसों मैंने विटामिन का भी जो जो क्वेश्चन टॉपिक पूछे जा रहे हैं उनका मैंने पूरा मैराथन बना दिया है, देख लेना। और बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। अभी क्या है, अभी तो रिज़ल्ट के लिए कुछ भी नहीं बोल सकते, किसी के भी कितने भी मार्क्स आए हों, क्योंकि अभी तो रिज़ल्ट में मतलब अभी तो क्वेश्चन भी रॉन्ग होंगे। अभी तो आयोग आंसर की आएगी, उसके 200 क्वेश्चन में से हो सकता है किसी शिफ्ट में 10 क्वेश्चन गलत हो जाए, किसी शिफ्ट में 15 क्वेश्चन गलत हो जाए। तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा जो जिनका एग्ज़ाम है आने वाले समय, वो ये पैनिक मत हो कि यार यार उसके इतने नंबर आ गए, अब तो मुझे 190 प्लस ही लाना। ये टेंशन करोगे तो ये पढ़ाई नहीं कर पाओगे आगे की। सोचो मत, बस जो है अपना 100% दे दो, जो होना है वो होगा ही। मैं हमेशा जो अब बोलती हूँ आपको कि जो आपकी किस्मत में है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, और जो आपकी किस्मत में नहीं है वो कैसे भी कर लो नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो बस अपना आपका काम है मेहनत करना, आप अपना 100% दीजिए, ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। गर्भाशय का अपनी स्थिति से खिसकना क्या कहलाता है? यूटेराइन पॉलिप्स कहलाता है। फाइब्रॉइड क्या होता है? कैंसर हो जाता है गर्भाशय का, उसको हम फाइब्रॉइड, घाव हो जाते हैं गर्भाशय में, उसको हम गर्भाशय फाइब्रॉइड बोलते हैं। और यूटेराइन पॉलिप्स क्या होता है? गर्भाशय का अपनी स्थिति से खिसकना। गर्भाशय जब अपनी स्थिति से खिसक जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? यूटेराइन पॉलिप्स बोलते हैं। प्रजनन अंग में संक्रमण क्या कहलाता है? जब प्रजनन अंग में संक्रमण हो जाता है, प्रजनन अंग में संक्रमण होता है, उसको हम बोलते हैं श्रोणि सूजन रोग। श्रोणि को इंग्लिश में बोला जाता है पेल्विक। पेल्विक जो हिस्सा होता है महिला का, जो नीचे का जो हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं पेल्विक। ये जो हिस्सा होता है उसको हम पेल्विक बोलते हैं। और इसमें जब संक्रमण हो जाता है, इसमें सूजन आ जाता है या किसी प्रकार का संक्रमण हो जाता है तो उसको हम श्रोणि सूजन रोग कहते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही शानदार वैकेंसी आने वाली है, मैं इसके बारे में जानकारी दे देती हूँ। बहुत सारे लोगों के कमेंट भी मेरे पास पड़े हुए थे। देखो, ये FSO की वैकेंसी, इसके अलावा इसके डिटेल वीडियो भी मैं लेके आऊँगी। 28 मार्च से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हैं, 28 मार्च से, है ना, 28 मार्च से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हैं। और 14 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम है। वन डे का ही एग्ज़ाम होगा, ठीक है। मेंस नहीं होना इसमें, MPPSC के थ्रू होगा ये एग्ज़ाम। माइनस मार्किंग इसमें होगी। बाकी इसमें अभी जो पता चला है, जो सूत्र जो न्यूज़पेपर है उसके अकॉर्डिंग पता चला है कि जो BSc में जो भी साइंस स्ट्रीम है, मैथमेटिक्स वाले हों चाहे बायोलॉजी वाले हों, जिनका एक सब्जेक्ट के तौर पर केमिस्ट्री रहा हो, जिनका जब फाइनल डिग्री आई हो तो उसमें एक केमिस्ट्री के मार्क्स ज़रूर दिए हों, वो इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जिन्होंने भी BSc बायोलॉजी किया है, माइक्रोबायोलॉजी किया है, बायोटेक्नोलॉजी से किया है, BSc मैथमेटिक्स से किया है, सारे ही लोग इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा जिन्होंने कंप्यूटर साइंस से BSc कर लिया, उसके बाद MSc केमिस्ट्री से किया हो, MSc माइक्रोबायोलॉजी से किया हो, मेडिसिन से किया हो, मतलब MBBS भी किया हो ना, तो भी इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। मतलब ये ऐसी जॉब है कि MBBS वाला भी इसका फॉर्म फिल करेगा। बहुत शानदार जॉब है, मतलब ग्रेड की जॉब है ये, और अच्छा खासा इसमें पे स्केल है। 1 अप्रैल से इसको आरंभ करेंगे। पार्ट A और B,
पार्ट ए और बी दोनों हम कवर कराने वाले हैं हमारे ट्रिकी बैच में। 1 अप्रैल से हमारा बैच स्टार्ट हो जाएगा और इसका जो शुरू का 100 लोग है उसका चार्ज हमने 1999 रखा। इस 1999 में आपको हैंड रिटन थ्योरी नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, एमसीक्यू मिलेंगे, हर टॉपिक के एमसीक्यू मिलेंगे और ट्रिकी वीडियो मिलेंगे। हर टॉपिक की ट्रिक के साथ वीडियो उपलब्ध रहेगी। ये सारी चीज़ आपको हमारे इस बैच में उपलब्ध रहेंगी। इसमें पार्ट 1 में एमपीपीएससी की कुछ यूनिट्स हैं और पार्ट 2 जो खाद्य प्रसंस्करण खाद्यान्न से रिलेटेड है। इसका एज क्राइटेरिया बताऊं तो इसमें एज क्राइटेरिया 45 साल है। 45 साल तक की लड़कियां इसमें फॉर्म फिल कर सकती हैं और 40 साल तक के लड़के इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग 17 साल बाद ये जॉब आई है। इसमें 120 पोस्ट हैं, इसमें 120 पोस्ट हैं इसमें और 120 पोस्ट हैं। 17 साल बाद आई है। बहुत शानदार जॉब है। अगर लक के जुनूनियत से की तैयारी कर ली तो सिलेक्शन पक्का है और एक ऑफिसर रैंक की जॉब है, लाइव बन जाएगी। तो सारे लोग इसमें कीजिएगा जिन्होंने बीएससी बायोलॉजी से किया हो, बीएससी मैथ्स से किया हो, बीएससी जिसमें ऐसे सब्जेक्ट से किया हो जहाँ पे बायोकेमिस्ट्री हो या केमिस्ट्री हो, मतलब केमिस्ट्री मेन इसमें मतलब प्रायोरिटी है कि केमिस्ट्री होना चाहिए। तो जो भी करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो मेरा बैच लेना चाहते हैं वो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। एक वीडियो लेके आऊँगी जहाँ पर अपन इसका पूरा सिलेबस रिकॉर्ड कर लेंगे सारी चीज़ें। इसके बाद सुपरवाइज़र के बाद इसी की क्लासेस स्टार्ट होगी, तो क्लासेस की चिंता मत कीजिए। बाकी जो बैच लेना चाहते हैं, ट्रिक के साथ तैयारी करना चाहते हैं, सारे नोट्स हैंड रिटन रहेंगे। आप मेरे नोट्स से खुद भी नोट्स बना सकते हैं और अगर उसका प्रिंट भी अगर आप कराना चाहें तो प्रिंट भी करा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल रहेंगी। तो जो भी लेना चाहता है इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय में छोटा कैंसर अगर हो जाता है, छोटा सा कैंसर हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? गर्भाशय में अगर छोटा सा कैंसर हो जाता है तो उसको गर्भाशय फाइब्रॉइड बोलते हैं। गर्भाशय में छोटा सा कैंसर अगर हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? गर्भाशय फाइब्रॉइड बोलते हैं। नवजात की त्वचा पर मक्खन जैसा पदार्थ पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? नवजात की त्वचा पर एक मक्खन जैसा पदार्थ पाया जाता है, उसको वर्निक्स कोसोसा बोलते हैं। मेकोनियम जो होता है नवजात का पहला मल होता है। नवजात के पहले मल को क्या बोलते हैं? मेकोनियम बोलते हैं। और लेनुगो क्या होता है? नवजात के सिर पर जो बाल होते हैं उसको लेनुगो बोलते हैं। लेनुगो क्या होता है? नवजात के सिर पर बाल को बोलते हैं। नवजात का पहला मल मेकोनियम होता है। और वर्निक्स कोसोसा क्या होता है? नवजात के ऊपर शरीर पर जो एक मक्खन जैसी परत चढ़ी हुई होती है उसको वर्निक्स कोसोसा बोलते हैं। नाशपाती का जो आकार का जो गर्भाशय है कब हृदय के आकार का हो जाता है? जब हृदय के आकार का हो जाता है तो उसको कौन सा गर्भाशय बोलते हैं? इसको द्विसंखी गर्भाशय बोलते हैं। जब गर्भाशय कैसा होता है? इस प्रकार से नाशपाती के आकार का होता है, इस प्रकार से। लेकिन ये जब कैसा हो जाता है? बिल्कुल हृदय के आकार का हो जाता है। जब ये हृदय के आकार का हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? द्विसंखी गर्भाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? द्विसंखी गर्भाशय बोलते हैं जब ये हृदय के आकार का हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, छोटा सा स्वीट वीडियो था। अभी अगला वीडियो प्रबंधन का लेके आने वाली हूँ। मैराथन वीडियो रहेगा प्रबंधन का। उसमें बहुत इम्पोर्टेंट, चाहे उसमें सामुदायिक संगठन के क्वेश्चन हो, चाहे नेतृत्व के क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे आने वाली सारी वैकेंसियों की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। साथ ही साथ में हमारा टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, सारे ग्रुप की लिंक दी गई है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।